हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 21 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवीजन सेक्शन से। रिवीजन हम लोग करेंगे कल का। कल बोले तो लास्ट डे जब डेली करंट अफेयर हम लोगों ने पढ़ा था तब। कल तो संडे था, कल हम लोगों ने वीकली रिवीजन किया था। लाइव टेस्ट होता है संडे को वीकली का, आप लोग भी आया कीजिए। चलिए तो रिवीजन करेंगे शनिवार का। तो विश्व लीवर दिवस हम लोगों ने पढ़ा था 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार फूड इज मेडिसिन नाम से थीम से मनाया गया था। इसके अलावा अभी हाल ही में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के दो प्राचीन महाकाव्यों को शामिल किया है, साहित्यों को शामिल किया है, श्रीमद् भागवत गीता को और नाट्य शास्त्र को। इसके अलावा जनरल ब्राइस ओलेगी नोगुम्या ये बन गए हैं गैबॉन के नए राष्ट्रपति। विश्व के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल की रिपोर्ट में भारत का एम्स दिल्ली जो है ये भारत का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल बना हुआ है। ओवरऑल में इसकी रैंक 97th है, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा ई सेहत ऐप का शुभारंभ जो है ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। और अभी महाराष्ट्र के वन जीव बोर्ड ने डीपीएस झील वेटलैंड को फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। दुनिया की अभी 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई भारत में खोली गई। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद से 7 दुर्लभ मृदा तत्वों पर इसके एक्सपोर्ट पर चाइना ने बैन लगा दिया है, अभी रोक दिया है। और तेलंगाना सरकार ने टी सील्ड नाम से अपनी पहली साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया है। नई शिक्षा नीति के तहत महाराष्ट्र सरकार ने अपने जो प्राइमरी विद्यालय हैं उनमें तीसरी भाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे शनिवार से जिनका आपने रिवीजन किया। इसकी क्विज पीडीएफ सब आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। वहीं पर वीकली की भी मिलेगी, मंथली के भी, डेली की भी, सबकी पीडीएफ क्विज सब आपको एमजेटी ऐप पर ही मिलेगी। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? नेशनल सिविल सर्विस डे। तो नेशनल सिविल सर्विसेज डे दोस्तों 21 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी आज मनाया जा रहा है। ये जो सिविल सर्विसेज के जो भी व्यक्ति हैं जो सिविल सेवा में जुड़े हुए हैं, यूपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट हैं या जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उन सब के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की उनके लिए भी महत्वपूर्ण दिन है। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि साथियों वर्ष 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ना जाकर के सबसे पहले आईएएस अधिकारियों को मोटिवेट किया था, एक प्रेरक भाषण दिया था और उसी भाषण की याद में यह दिवस डेडिकेट किया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स के लिए डेडिकेटेड डे है। थीम है एम्पावरिंग सिटीजन थ्रू इफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। ओके, चलिए अगला। ये महत्वपूर्ण दिवस हैं अभी तक आए हुए, आगे हम लोग आज बढ़ेंगे। अगला है हाल ही में किसे संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया? तो देखिए अभी कई सचिवों को नया नियुक्त किया गया है, मतलब पुनर्नियुक्ति हुई है। तो आज हम लोग देखेंगे बहुत सारे सचिव कई डिपार्टमेंट के नियुक्त हुए हैं। तो जो जो महत्वपूर्ण है उसको भी हम लोग रिकॉल करेंगे, याद करेंगे और आज जो नियुक्तियां हुई हैं उसको भी देखेंगे। तो देखिए अभी संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है निंकुश बिहारी धल को। निंकुश बिहारी धल ये संसदीय कार्य मंत्रालय में होंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या नियुक्ति हुई है किसकी किसकी? तो अरविंद श्रीवास्तव जी ये वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में सचिव नियुक्त किए गए हैं। अनुराधा ठाकुर को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। संतोष कुमार सारंगी को नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। वंदना गुरनाना जो है ये श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो निंकुजा बिहारी धल जो है संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव होंगे। ये तो ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ये पेज जो मैं आपके लिए लाया हूं ये महत्वपूर्ण है, इनको सब याद कर लेना क्योंकि ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। ये कौन कौन से मिनिस्टर कौन कौन से सेक्रेटरी कहाँ कहाँ पर हैं? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में अगर बात करें, रेलवे बोर्ड के सचिव कौन है? तो सतीश कुमार है। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कहो, सीईओ कहो या फिर आप सचिव कहो, ठीक है, एक ही बात है। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना, कभी कभी रेलवे बोर्ड का सचिव पूछ लेता है तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सचिव सब यही है, सतीश कुमार। और ये पहले दलित हैं रेलवे के इतिहास में नियुक्त होने वाले। इसके बाद नीति आयोग के सचिव की अगर बात करें तो बीबीआर सुब्रमण्यम है। आप जानते हो बीबीआर सुब्रमण्यम जो है ये सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं, ठीक है। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह, इंपॉर्टेंट है, रक्षा सचिव पूछा जाता है।
फाइनेंस सेक्रेटरी अभी नए नियुक्त किए गए हैं, अजय सेठ को बनाया गया है फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है, अजय सेठ को। अब इनकी जगह इनसे पहले जो थे उनको सेबी का प्रमुख बनाया गया है। सेबी के माधवीपुरी बुच जो थी वो अब छोड़ चुकी हैं, अब उनको नियुक्त किया गया है। नाम मुझे कमेंट करके बताइए किसे नियुक्त किया गया है अब नया सेबी का अध्यक्ष, जो इससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी था। एक्सटर्नल अफेयर्स में बात करें यानी कि बाहर के, यानी कि विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी जिसे कहते हैं, तो विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा होम अफेयर्स में यानी कि होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन है गृह सचिव, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण सचिव हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। ऐसे ही सभी कौन क्या है और जो किस पद पर है ये सब डिटेल तो आपको ई बुक में मिलती ही है। ई बुक आप ले सकते हो एमजीटी ऐप से जा करके, वन लाइनर, मार्च या 3 महीने का, 6 महीने का, सब आपका वार्षिकांक सब आपको एमजीटी ऐप पर मिल जाएगा। बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर के आपको मिलेगा। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार इसरो और नासा का निसार मिशन कब तक लॉन्च होने की संभावना है? तो इसरो और नासा मिल करके जो निसार मिशन ला रहा था ना, बहुत दिनों से वेटिंग था ये, तो ये निसार मिशन अब लॉन्च होने वाला है और ये बताया जा रहा है कि मई जून तक ये लॉन्च कर दिया जाएगा। मई जून तक, ठीक है, लाइकली टू बी लॉन्च इन मई और जून, ठीक है। तो मई या जून में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। इस मिशन की चर्चा काफी दिनों से चल रही है, कई महीनों से, कई सालों से कह सकते हैं। नासा और इसरो मिलकर के एक बहुत बड़ा अपर्चर रडार लॉन्च करने जा रहा है। ये नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार होगा, इसका फुल फॉर्म भी ऐसे ही निसार है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। तो ये लॉन्च किया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि 90% जो पैसा है वो खर्च करेगा नासा, केवल 10% जो है वो इसरो खर्च करने जा रहा है, लेकिन लॉन्चिंग इसकी इसरो ही करेगी, ठीक है ना। इसका जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है वो बनाया है नासा ने, लेकिन लॉन्चिंग जो है वो इसरो के थ्रू की जाएगी। तो नासा और इसरो मिलकर के इसे लॉन्च कर रहे हैं। तो काम क्या क्या करेंगे, ये पृथ्वी का अवलोकन करेंगे, पृथ्वी को ऑब्जर्व करेंगे ड्यूल फ्रीक्वेंसी SAR तकनीकी के द्वारा, यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीकी के द्वारा पृथ्वी के सतह के अत्यंत सटीक और हाई रेजोल्यूशन अवलोकनों का ये उत्पादन करेंगे। इसरो की बात करें तो ये भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और वी नारायणन इसके हैं वर्तमान में अध्यक्ष। नासा की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और ये बिल नेल्सन जो है इसके अध्यक्ष हैं। नासा जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। अगला, हाल ही में विमोचित पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय, इसका संकलन किसके द्वारा किया गया? संस्कृति का 5वां अध्याय, इसका संकलन साथियों किया गया है डॉक्टर प्रभात ओझा जी के द्वारा। ये बेसिकली पीएम मोदी के जो संस्कृति पर, कल्चर पर जो भाषण हैं, जो कहीं पर कहीं मंचों पर वो देते हैं या फिर कभी वो रेडियो पर देते हैं, ठीक है, मन की बात में, तो उन सब का ये संकलन है, एक बुक है। अक्सर आप देखते होंगे कि कोई राष्ट्रपति के द्वारा जो भाषण दिए जाते हैं जगह जगह पर, उनकी बुक आती है, या प्रधानमंत्री के जो स्पीचेस दिए रहते हैं उनकी बुक आती है। क्यों? क्योंकि उन ये भाषणों का कंपाइलेशन करना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इससे नजर आता है कि सरकार का या राष्ट्रपति का जो दृश्य है वो किस तरफ है, फोकस किस तरफ है, उससे पता चलता है कि भारत क्या सोच रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप अक्सर देखते होंगे कि राष्ट्रपति के भाषणों का संकलन लॉन्च किया जाता है, प्रधानमंत्री के भाषणों का संकलन लॉन्च किया जाता है, उपराष्ट्रपति के भाषणों का संकलन लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि इनके मुद्दों पर ये बात किए हुए हैं। तो ऐसे ही ये संस्कृति का 5वां अध्याय लॉन्च किया गया है। डॉक्टर प्रभात ओझा इसका संकलन किए हैं। इसका विमोचन पुस्तक का किया है आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने, ठीक है, जो कि जूना अखाड़े के प्रमुख हैं। किस अखाड़े के? जूना अखाड़े के। तो प्रभात प्रकाशन ने पब्लिश किया है, ठीक है। अगला, 6वीं एशियाई अंडर-16 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अंडर-18 एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ, भारत ने इसमें जीते 11 मेडल। 11 मेडल भारत ने जीते, लेकिन आए गोल्ड केवल एक गोल्ड आया केवल, ठीक है। तो वो एकलौता एकमात्र गोल्ड किसने जीता है? इसको जीत लिया है हिमांशु ने। ये है हिमांशु और ये एकलौता मेडल जीते हैं। इन्होंने भाला फेंक स्पर्धा में 67.57 मीटर दूरी तक भाला फेंक करके गोल्ड जीता हुआ है। 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज आए हुए हैं। टोटल 11 मेडल भारत को इस चैंपियनशिप में मिले हैं, ठीक है। 6वीं एशियाई अंडर-18 का ये एथलेटिक चैंपियनशिप है। ये चैंपियनशिप हुई कहां पर? ये चैंपियनशिप सऊदी अरब में हुई थी, 15 से 18 अप्रैल के बीच में, हर 2 साल में एक बार होती है।
अगला, फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल, इसकी किस बॉलीवुड स्टार को भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये जो है एक फॉरेन ब्रांड है, फ्रांस की कंपनी है चैनल, और उसने अभी भारत की एक हीरोइन को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, जिससे भारतीय मार्केट में भी वो अपना वर्चस्व बना सके, प्रमोशन करा सकें अपने ब्रांड का। तो वो कौन है हीरोइन? वो है भाई अनन्या पांडे। अनन्या पांडे वेरी टैलेंटेड, इनका टैलेंट आप जानते होंगे, जीभ से नाक छू लेती हैं। तो इनको अभी बनाया गया है चैनल का फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर, है ना? अजीब अजीब टैलेंट है। तो खैर, चैनल का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर इनको। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फॉरेन ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे स्वारोवस्की, जिमीचू, लैक्मे, बीट्स और टाइमैक्स। ये सभी अंतरराष्ट्रीय ब्रांड की ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर जो पिछले दिनों में आए हैं उनका रिवीजन करेंगे। तो जसप्रीत बुमराह L&T फाइनेंस लिमिटेड के हैं, गोआईबीबो के ऋषभ पंत, सुनील गावस्कर, विजन 2020 इंडिया के श्रीकांत, फिट इंडिया आइकॉन, इसको याद रखना, ये आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। फेडरल बैंक ने विद्या बालन को बनाया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिखर धवन बनाए गए थे। फिक्की फ्रेम्स का याद रखना, आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स का बनाया गया है। प्यूमा इंडिया की पीवी सिंधु, खो खो विश्व कप के सलमान खान बनाए गए थे, इनका नाम याद रखना। और मध्य प्रदेश पर्यटन के पंकज त्रिपाठी बनाए गए थे, इनका भी नाम याद रखना। क्लियर है? तो ये तीन आपको याद रखना है। विजन 2020 इंडिया भी याद रखना, दृष्टिबाधितों के लिए जो खेल होता है उसके लिए के श्रीकांत को बनाया गया था। अप्रैल 2025 में जारी एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 में, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होने की संभावना है? यानी कि एशियाई विकास बैंक ने क्या अनुमान लगाया है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर? तो यहां पर अनुमान बताया है इसने 6.7% की दर से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकती है। कब तक? ये 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में। अच्छा, जब वित्तीय वर्ष 2025-26 के मैं बात करूं तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का बीच का फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो चलता है वो 1 मार्च से 31 अप्रैल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। कैलेंडर ईयर जो चलता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। जो कैलेंडर आप टांगे रहते हो उसे कैलेंडर ईयर कहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर फाइनेंस की दुनिया का होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इन्होंने बताया है कि 6.7% की उम्मीद से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी। जीडीपी ग्रोथ रेट है क्या? जीडीपी क्या है पहले इसको समझिए। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब मान लीजिए अपना प्यारा भारत देश जो है वो 2025-26 में, जो मैंने फाइनेंशियल ईयर बताया आपको, ठीक है, जब भी लेंगे इसको फाइनेंशियल ईयर में ही लेंगे। मान लीजिए 2025-26 में ये एक्स अमाउंट का उत्पादन करता है। एक्स अमाउंट पूरा का पूरा सब मिला करके, हर प्रकार का उत्पादन मिला करके, चाहे वो सेवाओं का उत्पादन हो, सर्विसेज का, चाहे वो प्रोडक्ट्स का उत्पादन हो, जो भी उत्पाद बनाया जाता है, इन सबको मिला करके मान लो एक्स अमाउंट का उत्पादन करता है। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत। तो ये जो एक्स अमाउंट होगा ये होगा जीडीपी। लेकिन यहां पर जीडीपी की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है जीडीपी ग्रोथ रेट की। अब देखा जाएगा कि पिछली बार कितना था। मान लीजिए पिछली बार जो था वो x-7% था, पिछली साल जो जीडीपी थी। इस बार 7% बढ़ गई तभी तो एक्स हुआ। तो इस बार जो ग्रोथ रेट है, जो जिस ग्रोथ से भारत की जीडीपी बढ़ी है, मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है सेवाओं का और वित्तों का, उसे ही जीडीपी ग्रोथ रेट कहेंगे। ठीक है, तो जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ रेट में अंतर है। अच्छा, दूसरी बात, भारत की जीडीपी है कितनी, लगभग पूछी जाए कि है कितनी जीडीपी भाई, तो भारत की जीडीपी इस समय $4 ट्रिलियन के आसपास में है। $4 ट्रिलियन के आसपास में। और $4 ट्रिलियन आसपास से ऊपर भी कोई है क्या, या नीचे कोई है क्या? नीचे तो बहुत सारे हैं। ऊपर अगर बात करें तो ऊपर केवल 4 देश हैं। यानी भारत की अर्थव्यवस्था, इसे अर्थव्यवस्था भी कहते हैं टोटल जीडीपी को, भारत की अर्थव्यवस्था इस समय 5वें स्थान पर है। और बहुत ही जल्द हम लोग चौथे पर आ जाएंगे और 2027-28 तक तीसरे पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए इससे पहले कौन कौन है, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा है? यूएसए का है, यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। दूसरे नंबर पर है चाइना। तीसरे नंबर पर, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है ये इस समय जर्मनी की है। ठीक है, और चौथे नंबर पर है जापान। 5वें पर है अपना प्यारा भारत। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर है, ये बात याद रखना। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने के लिए महिला संवाद अभियान शुरू किया? 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने के लिए महिला संवाद अभियान शुरू किया है। क्यों?
पहुंचना जरूरी है भाई, चुनाव आ रहा है। तो बिहार सरकार ने अभी शुरू किया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी आपको जो यहाँ पर दिख जाएंगे, इतनी बार सीएम बन गए हैं कि इनको खुद नहीं याद है। तो ये जो है अब महिला संवाद संवाद अभियान शुरू कर रहे हैं महिलाओं तक पहुंच बनाने के लिए, क्योंकि देख रहे हैं सब लोग ना कि हर राज्य में एक बढ़िया सा जीवन बूटी मिल गया है, रामबाण मिल गया है कि महिलाओं को फ्रीबीज बांटो और उसके बाद चुनाव जीत ले जाओ। जिस पर जिसके बांटने पर ज्यादा भरोसा रहेगा, जिस भी पार्टी का, चाहे वो कोई हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं सब ऑफर करती हैं, जिस पर जनता को विश्वास आ जाता है कि हाँ ये देंगे ही देंगे सही में, तो फिर उन पर वोट देती हैं और वो जीत जाते हैं। ठीक है। तो क्योंकि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा आ रहा है पिछले दिनों में, तो इसी को ट्रिक को अपनाते हुए ये फिर से अभियान शुरू किए हैं। अगले 2 महीनों तक ये महिला संवाद अभियान के तहत 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंच अपनी बनाएंगे। खैर, नीतीश कुमार जी किस पार्टी से हैं? तो ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं, जेडीयू। ठीक है। कोई भी जीते भाई, सीएम हम ही बनेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर बिहार कहाँ पर है? मैप में आप देखोगे यहाँ पर है बिहार। बिहार की राजधानी पटना होती है। ठीक है। सीएम नीतीश कुमार है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क है, भीम बंधु अभ्यारण्य है, राजगीर अभ्यारण्य है, कैमूर अभ्यारण्य है, गोगा बिल झील है, सिमरी बख्तियारपुर झील है, जगतपुर झील है, जाट जटिन डांस होता है, झुमरी डांस होता है। एक गोदना, गोदना यहाँ की प्रमुख लोक कला है, ये पूछा जाता है, लोक कला है, लोक कला। ठीक है, इसे ध्यान रखना। 38 जिले हैं, विधानसभा में 243 सीट, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में यहाँ से 16 सीट जाती है। बिहार आपको यहाँ पर दिख जाएगा मैप में। ये अपना बॉर्डर लगाता है उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से राज्यों में। देश में बात करें तो ये अपना बॉर्डर लगाता है नेपाल से। ठीक है, झारखंड इसी से अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। आगे, अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने किसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान महानिदेशक यानी आईसीएआर, अक्सर आप इसकी रिपोर्ट देखते हो। आईसीएआर के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं मांगी लाल जाट। मांगी लाल जाट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ये अपॉइंट किए गए हैं आईसीआर के डायरेक्टर जनरल। 3 वर्ष की कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया है और ये आएंगे हिमांशु जैन की जगह पर। ठीक है, हिमांशु जैन की जगह पर। तो ये DARE यानी कि कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के नए सचिव भी होंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। बहुत पुराना संगठन है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके महानिदेशक मांगी लाल जाट अब नए बन गए हैं। अगला, हाल ही में किस देश में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय स्थापित करने की घोषणा हुई? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही ये गठित किया गया था, तब भी मैंने क्वेश्चन लिया था। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के तहत क्या होगा? जो 7 बिग कैट्स हैं, इनके संरक्षण के लिए बातचीत चलेगी। 7 बिग कैट्स में कौन कौन? जैसे शेर हुआ, बिग कैट मतलब बड़ी बिल्ली। ठीक है, बिल्ली की ही प्रजातियां मानी जाती हैं बड़ी बिल्ली, जैसे शेर हुआ, चीता हुआ, बाघ हुआ। ठीक है, इसके अलावा तेंदुआ हुआ, जैगुआर हुआ। ये सभी ऐसे 7 बिग कैट्स को इसमें शामिल किया गया है। वैसे तो बिग कैट्स बहुत होते हैं, 9-10 के आसपास होते हैं पूरी दुनिया को अगर मिला लें तो। ठीक है, बहुत सारे मिलते हैं। कुछ रीजन स्पेशलिस्ट होते हैं जैसे जिन्हें स्थानिक प्रजातियां कहते हैं, तो वो स्थानिक प्रजातियों को उतना नहीं दिया जाता, केयर किया जाता। ओवरऑल रैंडमली माना जाता है 7 बिग कैट है। तो इन 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए बिग कैट अलायंस का गठन किया गया था। अफ्रीकी देश और भारत दोनों मिलकर के ये शुरू किए थे और काफी रुचि इसमें दिखाए थे। भारत जो है ज्यादा रुचि दिखा रहा है, भारत में सबसे ज्यादा भाई बाघ भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाघों में भारत है, दुनिया में सबसे ज्यादा शेरों में भारत है। ठीक है, चलिए, तो भारत में ही अब अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर भी स्थापित करने की मांग हुई है। मतलब इसका जो हेडक्वार्टर बनेगा वो भारत में ही रहेगा। तो IBCA के साथ समझौता किया है भारत ने, इसका मुख्यालय और सचिवालय भारत में स्थापित होगा। 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों में बात करें तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा है। इनके संरक्षण के प्रति बात चलेगी। अच्छा, अब ये सब बात आई है तो प्रोजेक्ट टाइगर मत भूलिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब लाया गया था? 1973 में शुरू किया गया था, जिसके तहत बाघ के, टाइगर के संरक्षण पर हम लोग काम करते हैं। बहुत अच्छा इसका रिस्पांस भी देखने को मिला। आज मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए दुनिया में तो सबसे ज्यादा बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में ही पाए जा रहे हैं, है ना? अगर इकलौता रीजन हिसाब से देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा तो है ही। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट टाइगर हो गया।
और चीते की बात करें, अभी चीता लाया गया था ना भाई, 50 साल से 70 साल से भारत में चीता नहीं था। 1952 में भारत ने चीता विलुप्त घोषित कर दिया था भारत को, मतलब कि चीता नहीं है यहाँ पर। लास्ट चीता 1952 में देखा गया था। लेकिन फिर उसके बाद चीता लाया जाना शुरू हुआ है। सबसे पहले नमीबिया से लाया गया, नमीबिया से, याद रखना, नमीबिया से लाए गए 8 चीते। फिर उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका कहें, दक्षिण अफ्रीका से लाए जाने शुरू हुए हैं। इससे साथ समझौता हुआ है कि 100 चीते लाए जाएंगे, लेकिन वो 100 चीते जो होंगे वो 10-10, 8-8, 12-12 करके होंगे। तो 100 चीते की पूरा टोटल डील हुई है। और इसी के तहत आते हैं नमीबिया जो है, ये एक अफ्रीकी देश है, साउथ अफ्रीका तो अफ्रीकी देश है ही, ठीक है। तो यहाँ से अब चीते लाए जा रहे हैं। ये चीते ला करके कहाँ पर रखे जा रहे हैं, तो आप रखना, आप कुनो नेशनल पार्क में, कुनो नेशनल पार्क में। ये कहाँ पर है, ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। यानी भारत में इकलौती जगह जहां पर चीते हैं वो है मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए अगला। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, कम समय में ज्यादा कंटेंट मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। लास्ट डे का क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने आपसे पूछा था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन क्या है। तो एक परिवार एक बैंक, ये इसकी टैगलाइन है। 10 तारीख का पहला संस्करण कब हुआ था, 2019 में हुआ था। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है 10 तारीख एक्सरसाइज। आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कितनी भारतीय दस्तावेज विरासत अंकित की गई हैं। तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में भारत की कितने विरासत स्थल हैं, आप बताइए। विश्व के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल की रिपोर्ट में किस अस्पताल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल बताया गया। मैंने आपको 97वें स्थान पर एम्स दिल्ली को बताया था, पहले स्थान पर कौन है ये आप बताइए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ई बुक वगैरह जिनको लेना हो वो जाकर एमजीटी ऐप से ले सकते हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।